नमस्कार साथियों, मैं हूं अनिल नागर। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे एशिया महाद्वीप के विषय में और एशिया लगभग हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। ठीक है, तो यूरोप जो महाद्वीप है, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है यूरोप शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया है। यूरोप महाद्वीप और यूरोप शब्द के बारे में बात करते हैं तो यूरोप शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो आपका आंसर होता है यह स्कैंडिनेवियन स्कैंडिनेवियन भाषा के यरल शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? यरल शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक जो अर्थ है, इस यरल शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, तो आपका आंसर होगा सूर्यास्त। जैसे एशिया महाद्वीप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सूर्य उदय, सूर्य उदय। वैसे ही यूरोप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सूर्यास्त। अगर हम पूर्वी गोलार्ध में बात करते हैं तो पूर्वी गोलार्ध में सूर्य सबसे पहले जहां एशिया महाद्वीप में उदय होता है, तो पूर्वी गोलार्ध में सूर्यास्त यूरोप महाद्वीप में होता है। इसीलिए इसे सूर्यास्त का महाद्वीप भी कहा जाता है। यदि यूरोप महाद्वीप के उपनाम के बारे में बात की जाती है तो यूरोप महाद्वीप को और किस किस नामों से भी जाना जाता है साथियों? तो इसे एक तो कहा गया है सूर्यास्त का महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। कारण मैं बता चुका हूं, पूर्वी गोलार्ध में सूर्य जहां सबसे पहले एशिया में उदय होता है, वहीं यूरोप महाद्वीप में सूर्य अस्त होता है। सो इसे सूर्य उदय का सूर्यास्त का महाद्वीप भी कहा जाता है। साथियों, यूरोप महाद्वीप की जब आप आकृति को देखते हो तो यूरोप महाद्वीप अपने आप में एक ऐसी आकृति में प्रतीत होता है जैसे इसके तीन साइड जल स्थित हो। देख, आप यहाँ पर इसे देख पा रहे होंगे। जैसे अगर यहाँ पर आप ये यूरोप महाद्वीप देख पा रहे हैं तो इस यूरोप महाद्वीप को देखने से ऐसा लगता है जैसे इसके तीन साइड ये क्या है? पानी है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, इसके ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इसके तीन साइड कंप्लीट क्या हो? पानी हो, और ये एक साइड स्थल खंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा कोई भी एरिया जिसके कम से भी कम तीन साइड पानी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। यानी यूरोप महाद्वीप की आकृति अपने आप में एक प्रायद्वीप के समान है। साथ में ही यूरोप महाद्वीप में अनेक छोटे छोटे प्रायद्वीप आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे आपको एक प्रायद्वीप ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक प्रायद्वीप आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक आपको यहाँ पर ये दिखाई देता है, एक पेनिनसुला इसमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, वैसे ही एक प्रायद्वीप हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, एक प्रायद्वीप आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरीके से इसमें अनेक छोटे छोटे प्रायद्वीप हैं और प्रायद्वीपों की अधिकता के कारण इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा गया है। किसके नाम से भी जानते हैं? यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी इसे कहा जाता है। क्या कहा गया है यूरोप को? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी इसे कहा जाता है। और किस नाम से जाना जाता है इसको? तो ध्यान रखेंगे, यूरोप महाद्वीप जिसे विश्व का सबसे धनी विश्व का सबसे धनी
महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा गया है? विश्व का विश्व का सबसे धनी महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। साथियों, यूरोप विश्व का इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है, और मरुस्थलों का अभाव होने के कारण इसे मरुस्थल मरुस्थल विहीन महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुस्थल विहीन महाद्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। इस यूरोप महाद्वीप के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है, विश्व में सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति है, इस औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ यूरोप महाद्वीप से ही माना जाता है। इसलिए यूरोप महाद्वीप को और किस नाम से भी जाना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति का जनक। औद्योगिक क्रांति का जनक भी इसे कहा जाता है। क्या कहा गया है यूरोप महाद्वीप को? औद्योगिक क्रांति का जनक भी इसे कहा जाता है। साथियों, यूरोप महाद्वीप के विषय में और बातें करें तो आपको पता है, इसे विश्व व्यापार का कारखाना व विश्व व्यापार की धुरी भी कहा गया है। क्या कहा गया है इसे? विश्व व्यापार का कारखाना और विश्व व्यापार की धुरी भी इसे कहा जाता है। ठीक है। तो ये तो थे यूरोप महाद्वीप के उपनाम, जो कि यूरोप को किस किस नाम से जाना गया है। तो आपका आंसर हो गया सूर्यास्त का महाद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, विश्व का सबसे धनी महाद्वीप, मरुस्थल विहीन महाद्वीप, औद्योगिक क्रांति का जनक, विश्व व्यापार का कारखाना और विश्व व्यापार की धुरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यूरोप महाद्वीप जिसके बारे में अगर बात करते हैं तो आपको पता है, यूरोप महाद्वीप विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह छठा महाद्वीप है। ठीक है। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से यह छठा महाद्वीप है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का तीसरा महाद्वीप है। कौन सा है साहब? तीसरा महाद्वीप है। अब आप देखो, क्षेत्रफल की तुलना में यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक निवास करती है। ठीक है। क्षेत्रफल तो छठे नंबर पर है और जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरे स्थान पर है। इसका मतलब साफ है कि क्षेत्रफल कम है और कम क्षेत्रफल पर जनसंख्या अधिक निवास कर रही है। सो इसे हम विश्व का सर्वाधिक घना बसा महाद्वीप भी बोलते हैं। विश्व का सर्वाधिक घना बसा महाद्वीप और क्या कहा गया है? तो आपका आंसर होगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप भी अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होगा? यूरोप महाद्वीप ही होगा। सर्वाधिक जनघनत्व वाला महाद्वीप भी अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर यूरोप महाद्वीप ही होगा। तो ये तो हुए यूरोप महाद्वीप के दोस्तों क्या उपनाम। ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो
हम बात कर सकते हैं यूरोप महाद्वीप की अवस्थिति के विषय में। तो यूरोप की जो स्थिति आप देखते हो, यूरोप महाद्वीप की स्थिति के बारे में बात करें तो मानचित्र पर यूरोप की स्थिति आप देख पा रहे होंगे। ये कुछ इस तरीके से हमें एक काल्पनिक मानचित्र देखने को मिलता है और इसके केंद्र से ये जो लाइन खींची गई है इसे ही क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। तो ये जो रेखा है हमारे पास, इसी रेखा को आप किसके नाम से जानोगे, तो आंसर होता है भूमध्य रेखा। ठीक है, यहाँ पर हमें ये एक महाद्वीप मिल जाता है, इसी को हम किसके नाम से जानेंगे, तो आपका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। कुछ इस तरीके से ये मिल रहा है हमें उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के बाद में यहाँ पर ये मिलता है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, वहीं आपको ये एक और लाइन यहाँ पर दिखाई देने वाली है। ये जो लाइन है इसे ही हम किसके नाम से जानेंगे, तो आपका आंसर होगा 0 डिग्री देशांतर, या इसे ही हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। और यूरोप महाद्वीप की अवस्थिति को देखते हैं तो हमें यूरोप कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है। ये इस तरीके से आपको एक महाद्वीप मिल जाएगा जिसे ही हम किसके नाम से जानते हैं, यूरेशिया के नाम से। और इस यूरेशिया में आपको पता है तो यहाँ पर ये मिलता है हमें यूराल पर्वत के बाद कैस्पियन सागर, काकेशक पर्वत के बाद काला सागर के बाद मरमरा सागर। तो ये चीजें मिलकर यूरोप और एशिया महाद्वीप को क्या कर रही है, अलग कर रही है। इधर तो आप देखते हो कौन सा महाद्वीप है, ये एशिया, ये तो है एशिया महाद्वीप। और एशिया के बाद जब आप इधर देखते हो तो ये है यूरोप महाद्वीप। ठीक है, आगे चलते हैं। और कौन कौन से महाद्वीप आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो इस तरीके से ये एक और कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिल रहा है जिसे आप बोलोगे अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका के बाद कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया मिल जाता है। तो यूरोप की अवस्थिति पर चर्चा करें, साथ में ही यूरोप महाद्वीप का ये आपको एक और देश कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है जिसे आप ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हो। और इसी ब्रिटेन के उत्तर में यहाँ हमें एक और देश मिल जाता है, इसी देश को कहा जाता है क्या, तो आपका आंसर होगा आइसलैंड। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप के उत्तर में अगर आप देखते हो तो यूरोप के उत्तर में आपको ये मिलता है आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर हमें ये पूरा का पूरा जो महासागर मिलने वाला है इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, तो ये है हमारे पास आर्कटिक महासागर। ठीक है, दक्षिण में अगर बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में साथियों आपको ये एक सागर दिखाई देता है। और इसी सागर को आप किसके नाम से जानते हो, तो आपका आंसर होगा भूमध्य सागर।
तो ये जो सागर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे ही हम किसके नाम से जानेंगे? तो ये है भूमध्य सागर। ठीक है। इसके पूर्व में आप देख पा रहे हैं कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। और इसके पश्चिम में हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये एक महासागर और मिल जाता है, जिसे कहा जाता है अटलांटिक महासागर। और इस तरीके से यूरोप महाद्वीप के आप देख रहे हो, तीन साइड क्या है? पानी है, और एक साइड ये एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। इसके तीन साइड जल होने के कारण इसे ही प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। और काफी सारे प्रायद्वीप इस खुद पर स्थित होने के कारण इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। साथ में ही यूरोप महाद्वीप की अवस्थिति पर जब बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से यूरोप महाद्वीप आपको किस गोलार्ध में मिल रहा है? तो आपका आंसर हो जाता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। क्योंकि ये हो जाएगा आपके पास दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, सॉरी दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। ये होता है हमारे पास उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, और इधर वाले हिस्से को बोला जाता है दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं यूरोप महाद्वीप किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और इसी यूरोप महाद्वीप से ये 0 डिग्री देशांतर मीन्स ग्रीनविच रेखा, किस नाम से जानते इस लाइन को? ग्रीनविच रेखा। इस 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा यूरोप महाद्वीप के बिल्कुल पश्चिमी भाग से होकर गुजर रही है। कहाँ से गुजरती है? तो इस विषय पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन से देशों से गुजरती है, इस विषय पर भी हमारी बातें होंगी। लेकिन इस तरीके से यूरोप महाद्वीप की स्थिति के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि यूरोप की जो स्थिति है ये किस गोलार्ध में है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। साथ में ही गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। जिसके उत्तर में आपको पता है, इसके उत्तर में तो क्या है? तो हमें पता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। इसके दक्षिण में अगर बात करते हैं, तो इसके दक्षिण में आपको मिलता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। वहीं इसके पूर्व में अगर बात करें, तो इसके पूर्व में हमें मिलता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। ठीक है। और इसके पश्चिम में अगर बात की जाती है, तो इसके पश्चिम में आपको कौन सा महासागर मिलता है? तो आपका आंसर होगा अटलांटिक महासागर, जिसे आप अंध महासागर भी बोलते हो। क्या बोलते हो इसे? अंध महासागर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है। तो ये तो हुई यूरोप महाद्वीप की अवस्थिति। इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि ग्रीनविच रेखा मीन्स 0 डिग्री देशांतर। कौन सी? 0 डिग्री देशांतर, जिसे ही हम किसके नाम से भी जानते हैं? ग्रीनविच रेखा के नाम से। और ये जो ग्रीनविच रेखा है, ये यूरोप महाद्वीप के
पश्चिमी भाग से होकर गुजर रही है। आप देख पा रहे होंगे ग्रीनविच रेखा यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी भाग से होकर गुजरती है और इसके पश्चिमी भाग में भी ये कितने देशों से गुजर रही है, तो 3 देशों से। दोस्तों एक देश तो आपको ये दिखाई देता है, इसी देश को कहा जाता है इंग्लैंड। इंग्लैंड के बाद अगर बात करेंगे तो इंग्लैंड के बाद में हमें एक देश यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसी देश को कहा जाता है फ्रांस। क्या कहा गया है? फ्रांस। और फ्रांस के बाद में आपको एक और देश दिखता है जिसे हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से देख पाते हैं। तो ये जो देश है, इसी देश को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा स्पेन। ठीक है। और स्पेन के बाद में इधर ये छोटा सा देश यहाँ मिलता है, इसे बोलोगे आप पुर्तगाल। तो हम इस ग्रीनविच रेखा पर बात करते हैं। तो ग्रीनविच रेखा आप देख पा रहे होंगे इन 3 देशों से होकर गुजर रही है। 3 देश कौन कौन से? इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन। तो कौन कौन से देशों से गुजर रही है ये? 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा यूरोप के महाद्वीप के पश्चिमी भाग से 3 देशों से होकर गुजरती है। 3 देशों से होकर गुजरती है। और इन 3 देशों के बारे में बात करें तो एक तो हमने पढ़ा था इंग्लैंड। ठीक है। इंग्लैंड के बाद दूसरे नंबर पर है फ्रांस और तीसरे नंबर पर अगर बात करते हैं तो अगला है स्पेन। ठीक है। तो इस तरीके से 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा यूरोप महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरती है? 3 देशों से। 3 देश इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन से होकर गुजर रही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यूरोप महाद्वीप के देशों के बारे में बात करें तो यूरोप महाद्वीप में देशों की संख्या यूरोप महाद्वीप में लगभग 44 देश हैं। कितने देश हैं? 44 देश यूरोप महाद्वीप में मिलते हैं। और इन 44 देशों में आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश यूरोप का कौन सा मिलता है? तो हमारा आंसर होगा रूस। और हाँ, चूंकि रूस आपको पता है यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी कौन सा है? रूस है। और रूस का जो एरिया यूरोप में है वो यूरोप के बाकी सभी देशों से ज़्यादा है, इसलिए यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी कौन सा हो जाता है? रूस। बाय द वे, अगर हमारे पास ऑप्शन में रूस नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में आपके पास सेकंड आंसर यूक्रेन के रूप में होगा। ठीक है। यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूक्रेन है। अगर रूस ऑप्शन में नहीं आता है तो हमें यूक्रेन को सबसे बड़े देश के रूप में लगा देना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा जाए सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश, तो सबसे छोटा जो देश है वो कौन सा है भाई? तो आपका आंसर होगा वेटिकन सिटी। देखो सबसे
छोटा देश। तो यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो देश है वो कौन सा है? तो हमारा आंसर है वेटिकन, वेटिकन सिटी। अब थोड़ा ध्यान रखेंगे, वेटिकन सिटी जहां यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, वहीं यह विश्व का भी सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी, ध्यान रखना है, विश्व का सबसे छोटा देश। और रूस जहां यूरोप और एशिया का सबसे बड़ा देश है, इसका मतलब यह यूरेशिया का भी सबसे बड़ा देश है, साथ में ही यह विश्व का भी सबसे बड़ा देश है। तो रूस के बारे में अगर बात करते हैं तो रूस विश्व का सबसे बड़ा देश, ठीक है। और रूस जहां यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में है, तो यूरोप और एशिया महाद्वीप को संयुक्त रूप से आप जानते हो यूरेशिया के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से यूरेशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी कौन सा हो जाएगा? रूस। आगे बढ़ते हैं साथियों, एशिया महाद्वीप में स्थलबद्ध स्थलबद्ध देशों के बारे में बात करें जिन्हें आप लैंडलॉक कंट्री के नाम से जानोगे। किसके नाम से? लैंडलॉक देश। तो इनकी संख्या कितनी है? 15 देश हैं। कितने देश हैं यहाँ पर? ऐसे 15 देश हैं, ठीक है। चलिए देखो, स्थलबद्ध या लैंडलॉक कंट्रीज आप किसे बोलोगे? तो ऐसे देश जो किसी भी साइड से जलीय सीमाएं नहीं बनाते, अर्थात महासागरों के साथ जिन देशों के बॉर्डर टच नहीं होती, महासागरों के साथ जिन देशों की सीमा स्पर्श नहीं होती, वो चारों ओर से किससे घिरे हुए हैं? स्थलीय क्षेत्र से घिरे हुए हैं। तो ऐसे देशों को किसके नाम से जाना गया है? स्थलबद्ध, लैंडलॉक कंट्रीज। तो ऐसे देशों की संख्या यूरोप में कितनी है? 15 देश हैं। बात करते हैं यूरोप महाद्वीप में ये जो देश हैं कौन कौन से हैं, और इन देशों ने, यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देशों ने मिलकर अपने ग्रुप बना रखे हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस ग्रुप के अंदर कौन कौन से देशों को सम्मिलित किया गया है। तो हम सबसे पहले यूरोप महाद्वीप के देशों पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर ये यूरोप महाद्वीप दिखाई दे रहा है। और इस यूरोप महाद्वीप की सबसे पहले अगर हम सीमा पर बात करते हैं तो हमें ये आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से लेकर ये महाद्वीप जो दिख रहा है, इसी महाद्वीप को आप किसके नाम से जानते हो? तो आपका आंसर होता है यूरोप महाद्वीप, ठीक है। कौन सा है ये? यूरोप महाद्वीप। और इस यूरोप महाद्वीप की सीमा के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पर ये एक पर्वत आपको दिखाई देता है। इसी पर्वत को आप किसके नाम से जानते हो? तो ये जो पर्वत हमें यहाँ पर दिख रहा है, इसी पर्वत को हम किसके नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है ये? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत, ठीक है। इस यूराल पर्वत से एक नदी होकर निकलती है और यही नदी आगे जाकर किस में जाकर अपना मुहाना बना रही है? तो यहाँ आप ये देख पा रहे हैं, ये जो सागर हमें दिखाई दे रहा है, इसे ही कहा जाता है कैस्पियन सागर।
क्या कहा जाता है इस झील को? कैस्पियन सागर के नाम से, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है, इस कैस्पियन सागर में एक नदी आकर अपना मुहाना बनाती है। उसी नदी को हम किसके नाम से जानते हैं? यूराल नदी के नाम से, ठीक है। तो ये जो सागर है हमारे पास, इसी सागर को हम किसके नाम से जानते हैं? तो ये है कैस्पियन सागर। और इस कैस्पियन सागर में एक नदी आकर अपना मुहाना बना रही है। इसी नदी को हम यूराल नदी के नाम से जानते हैं। तो ये जो नदी है, इसी नदी को आप क्या बोलोगे? यूराल नदी। यूराल नदी। यूराल नदी के बाद आप देख पा रहे हैं, ये है हमारे पास कैस्पियन सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर के बाद अगर देखते हैं, तो कैस्पियन सागर के बाद साथियों हमें ये एक पर्वत दिखाई देता है। तो ये जो पर्वत है, इसी पर्वत को आप किसके नाम से जानते हो? काकेशक पर्वत। क्या कहा जाता है इसे? तो ये जो पर्वत है, इसी पर्वत को हम किसके नाम से जानते हैं? काकेशक पर्वत, ठीक है। और काकेशक पर्वत के बाद में आपको एक और सागर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो सागर हम यहाँ देख पा रहे हैं, इसी सागर को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा काला सागर। कौन सा सागर है ये? काला सागर, ठीक है। और इस काला सागर के उत्तर में आपको ये एक और छोटा सा सागर यहाँ दिखता है। इसे बोला जाता है एजोब सागर। क्या कहा जाता है इसे? एजोब सागर। तो ये है हमारे पास ये तो है कौन सा सागर? तो इसे बोलेंगे हम काला सागर। और इस काला सागर के बाद में यहाँ पर ये आपको एक छोटा सा सागर और दिखता है, ये वाला। तो ये जो छोटा सा सागर है, इसी सागर को आप किसके नाम से जानते हो? मरमरा सागर, ये वाला जो है। और ये मरमरा सागर इस तरीके से किसके साथ कनेक्ट है? तो आपका आंसर हो जाता है काला सागर के साथ। इसके उत्तर में आपको ये एक और सागर दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है एजोब सागर। क्या कहा गया इसे? एजोब सागर। और अब आप इसके बाद में आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये कुछ इस तरीके से आपको भूमध्य सागर और इसके सीमांत सागर और खाड़ियां हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र हमें दिख रहा है, इसे ही हम किसके नाम से जानेंगे? तो ये है, आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट एक बाउंड्री यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई दी है। ये है हमारे पास भूमध्य सागर। कौन सा सागर है ये? तो आपका आंसर होगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, ठीक है। अब देखो, इस भूमध्य सागर, काला सागर, मरमरा सागर और इस भूमध्य सागर के उत्तर में आपको ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक, इस वाले क्षेत्र को ही आप किसके नाम से जानते हो? तो ये है आपके पास एजियन सागर। क्या कहा जाता है इसे? एजियन सागर। देखो, ये तो है कौन सा? काला सागर, ठीक है।
काला सागर के बाद में आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये है हमारे पास मरमरा सागर। कौन सा सागर है ये? मरमरा, या इसे ही बोला जाता है मुरमुरा सागर। क्या कहा जाता है इसे? मुरमुरा सागर। ठीक है। वहीं आप एक छोटा सा सागर ये देख पा रहे हैं, इस वाले को क्या कहा जाता है? एजोप सागर। क्या कहा गया इसे? तो आपका आंसर होगा एजोप सागर। ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, इस वाले हिस्से को ही साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो इसे बोलोगे आप एजियन सागर। किसके नाम से जानते हैं इसे? एजियन सागर। और इस तरीके से ये एशिया और यूरोप महाद्वीप को क्या कर रहे हैं? अलग करते हैं। तो ये जो सागर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसे ही आप किसके नाम से जानते हो? तो आपका आंसर होगा एजियन सागर। कौन सा है ये? एजियन सागर। एजियन सागर। ठीक है। अब देखो, यहां पर आप ध्यान रखेंगे, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर, मुरमुरा सागर, एजियन सागर, ये सब मिलकर एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को प्राकृतिक रूप से क्या कर रहे हैं? अलग करते हैं। प्राकृतिक रूप से ये एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाते हैं। एक प्रश्न आपसे किया जाता है, यदि आप उत्तर से दक्षिण की ओर आते हो, किसकी ओर आते हो? उत्तर से दक्षिण की ओर आते हो, तो यूरोप और एशिया महाद्वीप के अलग करने वाले ये जो प्राकृतिक हैं, इनको उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में बताएं। तो सबसे पहले यूराल पर्वत, उसके बाद यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, फिर काला सागर, फिर मुरमुरा सागर, और मुरमुरा सागर के बाद में एजियन सागर। साथियों, यहीं पर आपको कुछ दो जल संधियां और मिलती है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जब यूरोप महाद्वीप की जल संधियों पर चर्चा होगी, तो वहां पर हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि वो कौन कौन सी जल संधियां है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके बाद में हम यूरोप महाद्वीप के देशों के बारे में बात करें, तो आपको यूरोप महाद्वीप के देशों में एक देश तो ये नजर आ रहा है, और इसी देश को किसके नाम से जानते हैं? इसी देश को किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। कौन सा है ये? नॉर्वे। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो देश है, इसे ही बोला जाता है नॉर्वे। नॉर्वे के बाद में साथियों आपको ये एक और देश यहाँ पर दिखाई देता है। इसी देश को हम किसके नाम से जानेंगे? तो ये हो जाता है आपके पास स्वीडन। और स्वीडन के बाद में ऐसा ही एक और देश हमें दिखाई दे रहा है, ये है कौन सा? स्वीडन। ठीक है। स्वीडन के बाद अगर बात करते हैं, तो स्वीडन के बाद हमें एक और देश मिलता है,
ये जो देश है साथियों, इस वाले को कहा जाता है फिनलैंड। क्या कहा गया इसे? फिनलैंड। और इस फिनलैंड के बाद में आपको ये एक इधर हल्का सा छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है। ये जो क्षेत्र है, ये जो देश आप यहां देख रहे हैं, इसी देश को साथियों किसके नाम से जाना जाएगा? तो ये है आपके पास पूरा का पूरा रूस। इधर भी ये फिर इधर किस में चला जाएगा? ये किस में चला जाता है? एशिया महाद्वीप में। तो हमारे पास ये जो देश है, इसी देश को आप किसके नाम से जानोगे? रूस के नाम से। ठीक है। तो ये जो देश है, यही कौन सा है? रूस। देखो, ये जो देश है, इसी देश को आप किसके नाम से जानोगे? रूस के नाम से। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक देश था। इसी देश को आप किसके नाम से जान रहे हो? रूस। ठीक। ये है क्या? रूस। और ये हमारे पास एक सागर था। इसी सागर को हम क्या बोलते थे? एजोब सागर। ठीक है। इधर से ये जो नदी आ रही है, इसी नदी को हम किसके नाम से जानते हैं? तो ये जो नदी है, ये है हमारे पास यूराल नदी। कौन सी नदी है ये? यूराल नदी। ठीक है। तो इस तरीके से ये है यूराल नदी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, इसके बाद में आपको तीन देश यहाँ पर मिलते हैं। और इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से, ये तीन देश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों देशों को दोस्तों संयुक्त रूप से किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा इनमें, एक तो ये जो देश आप देख रहे हैं, इसे तो बोला जाता है एस्टोनिया। एस्टोनिया के बाद में एक और देश मिलता है, इसे बोला जाता है लाटविया। कौन सा है ये? लाटविया। और लाटविया के बाद में ये जो देश है, इसे बोला जाता है क्या? लिथुओनिया। तो इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से कहा जाता है बाल्टिक देश। क्या कहा जाता है? बाल्टिक देश। तो बाल्टिक देशों में साथियों आपको कौन कौन से देश नजर आ रहे हैं? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुओनिया। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमें ये एक और देश दिखाई दे रहा है। ये जो देश है, इसी देश को कहा जाता है पोलैंड। कौन सा है ये? पोलैंड। और पोलैंड के बाद अगर बात करते हैं, तो पोलैंड के बाद में इधर हमें ये एक और देश देखने को मिल रहा है। इसी देश को कहा जाता है बेलारूस। क्या कहा गया है? बेलारूस। और बेलारूस के बाद अगर बात करें, तो बेलारूस के बाद हमें ये एक बड़ा सा देश दिखता है।
इसी देश को आप किसके नाम से जानोगे? तो ये जो देश है ये है यूक्रेन। कौन सा है ये? यूक्रेन। ठीक, यूक्रेन। ठीक है। और इस यूक्रेन के बाद अगर बात करते हैं, यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो देश है ये कौन सा है? यूक्रेन। ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे इन देशों में एक देश तो हमें ये मिल रहा है, इसे कहा जाता है पोलैंड। पोलैंड के बाद ये वाला जो देश है ये है बेलारूस। बेलारूस के बाद इधर आपको ये मिल रहा है, इसे कहा जाता है यूक्रेन। ठीक है। चलिएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा देश है यही है क्या? रूस। और रूस के बाद में ये नॉर्वे और फिनलैंड, स्वीडन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ आपको इस तरीके से ये एक देश उत्तर की ओर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो देश है इसी देश को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो ये है आपके पास डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क। और इस डेनमार्क के दक्षिण में आपको ये एक और बड़ा सा देश नजर आ रहा है, इसी देश को किसके नाम से जानते हैं? तो ये है आपके पास जर्मनी। कौन सा है? जर्मनी। ठीक है। तो ये जो देश है इसी देश को आप किसके नाम से जानोगे? तो ये हो गया अपना जर्मनी। और जर्मनी के बाद में साथियों आपको ये तीन छोटे छोटे देश यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है। कितने देश हैं यहाँ पर? तीन छोटे छोटे देश हैं। इन देशों में एक तो आपको ये मिलता है, ये जो देश है इसी देश को तो आप किसके नाम से जानोगे? तो ये है बेल्जियम। कौन सा? बेल्जियम। बेल्जियम के बाद में यहाँ पर ही एक और छोटा सा देश आपको ये दिखाई देता है, इस देश को बोलोगे आप नीदरलैंड। क्या कहा जाता है इसे? नीदरलैंड। और नीदरलैंड के बाद बात करते हैं तो नीदरलैंड के बाद एक छोटा सा देश आपको कुछ इस तरीके से डॉट के रूप में दिखाई देता है, इसी देश को कहा जाता है बेनेलक्स। क्या कहा जाता है? बेनेलक्स। और इन तीनों देशों को मिलाकर यूरोप महाद्वीप ने अपना एक संगठन बना रखा है, इसी संगठन को कहा जाता है बेनेलक्स कंट्रीज। और ये जो देश था ये था लग्जमबर्ग। कौन सा है? लग्जमबर्ग। दोस्तों यहाँ पर इनके देशों के बारे में बात करें तो ये जो देश है ये तो है कौन सा? नॉर्वे। नॉर्वे के बाद में इधर आप ये देख रहे हो ये है स्वीडन। ठीक है। स्वीडन के बाद में ये है आपके पास फिनलैंड। ठीक है। फिनलैंड के बाद में ये है पोलैंड। इधर मिल रहा है आपको बेलारूस। और बेलारूस के बाद में ये जो देश है ये है यूक्रेन। ठीक है। इसके बाद में ये है जर्मनी। कौन सा ये? जर्मनी। ठीक है। जर्मनी के बाद में ये जो देश हम यहाँ पर देखते हैं इसी देश को आप किसके नाम से जानोगे? तो ये है डेनमार्क। ठीक है। डेनमार्क के बाद आपको एक देश यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो देश है इसी देश को किसके नाम से जानोगे? आइसलैंड। किसके नाम से जानते हो इसे?
आइसलैंड के नाम से। तो ये जो देश है ये है हमारे पास कौन सा, आइसलैंड, ठीक है। और इस आइसलैंड की जो राजधानी है, आइसलैंड की राजधानी आपको मिलती है रेक्सेविक। क्या नाम है इसकी राजधानी, रेक्सेविक, ठीक है। रेक्सेविक क्या है ये, तो आपका आंसर होगा आइसलैंड की कैपिटल, जो विश्व की सबसे उत्तर में स्थित राजधानी है। इसकी विशेषता क्या है, विश्व की सबसे उत्तर में स्थित राजधानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये एक और देश दिख रहा है। इसी देश को साथियों कहा जाता है फ्रांस। कौन सा है ये, देखो ये जो देश है आपके पास, इसे ही बोलोगे आप क्या, फ्रांस। फ्रांस के बाद में अगला देश आपको मिलता है जिसे बोला जाता है स्पेन। देखो यहाँ पर ये जो देश है इसे ही आप किसके नाम से जानोगे, तो ये है स्पेन। और स्पेन के बाद हमें एक और देश देखने को मिलता है जिसे बोला जाता है पुर्तगाल। तो ये जो देश है इसी देश को आप किसके नाम से जानोगे, पुर्तगाल, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, ये तो है पुर्तगाल, इधर ये मिलता है स्पेन, स्पेन के बाद में इधर मिल जाता है ये फ्रांस, ठीक है। फ्रांस से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको ये एक और देश दिखाई दे रहा है। इसी देश को आप किसके नाम से जानोगे, तो ये जो देश है ये है आपके पास इटली। कौन सा है ये, इटली। और इटली के उत्तर में आपको एक छोटा सा देश दिखता है जिसे बोला जाता है स्विट्जरलैंड। ये जो देश है इसी देश को बोलोगे आप स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बाद में यहाँ पर हमें ये एक और देश मिल रहा है, इसी देश को बोला जाता है चेक गणराज्य। कौन सा है ये, चेक गणराज्य। और चेक गणराज्य के बाद में ये एक लंबा सा देश यहाँ मिल रहा है, इसे बोला जाता है स्कॉटलैंड, सॉरी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बाद में ये जो देश है इसे बोला जाता है ऑस्ट्रिया। क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया के बाद आपको साथियों देशों का एक ग्रुप ये नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो देशों का ग्रुप है इसी ग्रुप को आप बोलोगे बाल्कन देश। किसके नाम से जानोगे, बाल्कन देशों के नाम से। तो ये जो देशों का ग्रुप है इस ग्रुप को क्या बोलोगे, बाल्कन देश। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो देश हैं इन देशों का ये जो ग्रुप है इसी ग्रुप को दोस्तों किसके नाम से जानोगे आप, तो यहाँ आपको ये एक और छोटा सा देश दिखाई दे रहा है, ये है
तुर्की का इस्तांबुल। क्या है ये? इस्तांबुल इधर है आपके पास, ये तुर्की है, जो किसका है? यूरोप एशिया महाद्वीप का। और इस तुर्की का एक भाग, एक छोटा सा हिस्सा आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, इसे ही कहा जाता है इस्तांबुल। और इस तरीके से ये आपको देशों का एक संगठन दिखाई दे रहा है। इसी को आप किसके नाम से जानोगे? तो ये जो देश हैं, इन देशों का ये जो संगठन है, इसे बोला जाता है बाल्कन देश। क्या बोला जाता है? बाल्कन देश। ठीक है। देशों के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो ये तो है कौन सा? जर्मनी। इधर मिलता है आपको फ्रांस। और ये जो देश है, इसे बोला जाता है पुर्तगाल। कौन सा ये? पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद में आपको एक और देश दिखाई दे रहा है, जिसे कहा जाता है, ये वाला जो देश है, ये है हमारे पास कौन सा? इटली। ये तो है पुर्तगाल। ठीक है। पुर्तगाल के बाद में इधर ये जो देश दिखाई दे रहा है, इसी देश को आप किसके नाम से जानते हो? इटली। और इसी इटली में आपको यहाँ एक छोटा सा देश और मिलता है, इसी देश को कहा जाता है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, जो विश्व का सबसे छोटा देश है, वहीं यूरोप महाद्वीप का भी सबसे छोटा देश है। और यहाँ पर हमें कौन कौन से देश मिल जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसमें ये जो हमें एक आइलैंड नज़र आ रहा है, इस आइलैंड पर आपको 3 देश मिलते हैं। कितने देश मिलते हैं? 3 देश मिल जाते हैं। और इन 3 देशों में बात करें, तो एक तो आपको ये मिल रहा है, इसे बोला जाता है इंग्लैंड। ये जो देश है, ये तो है कौन सा साथियों? इंग्लैंड। इंग्लैंड के बाद में यहाँ पर ये मिलता है वेल्स। कौन सा है ये? वेल्स। और वेल्स के बाद अगर बात करते हैं, तो वेल्स के बाद में, सॉरी, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और स्कॉटलैंड के बाद में हमें ये एक और देश यहाँ पर दिख रहा है, इसी देश को कहा जाता है आयरलैंड। क्या कहा गया है? आयरलैंड। अब इस यूरोप महाद्वीप ने जो अपने ग्रुप बना रखे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और इधर ये जो देश है डेनमार्क। देखो कौन कौन से? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। इन चारों देशों को मिलकर इनका जो ग्रुप है, इसी को ही आप किसके नाम से जानते हो? तो इन्हें कहा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्री। क्या कहा जाता है? देखो इन देशों ने मिलकर अपना जो ग्रुप बनाया है, उसे क्या कहा गया है? स्कैंडिनेवियन देश। और इन देशों में आपको कौन कौन से देश नजर आते हैं? तो एक तो है नॉर्वे। नॉर्वे के बाद में स्वीडन। ठीक है। डेनमार्क। और एक है कौन सा? आइसलैंड। तो इन देशों को संयुक्त रूप से इनका जो ग्रुप है, इसे क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेवियन देश। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि हमने एक और ग्रुप के बारे में बात की थी, जिसे कहा जाता है बाल्कन देश। बाल्कन और बाल्टिक दोनों अलग अलग है। ये जो ग्रुप है, ये तो है बाल्कन कंट्रीज। देखो
यहाँ पर ये तो मिलते हैं कौन से, बाल्कन देश, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ग्रुप आप देख रहे हो, इस ग्रुप को कहा जाता है बाल्टिक देश। अब बाल्टिक देश में आपको 3 देश नजर आ रहे हैं। कितने देश नजर आ रहे हैं? 3 देश। इन 3 देशों में आप सुने, एस्टोनिया, बीच वाला लाटविया, और सबसे नीचे जो है इसे कहा जाता है लिथुओनिया। तो यहाँ पर अगला जो ग्रुप हम लोग देख पा रहे हैं उसमें है कौन सा, बाल्टिक। बाल्टिक देश, जिसके अंदर 3 देश हैं। कौन कौन से? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुओनिया। इन तीनों देशों का जो संगठन है इसे क्या बोलते हैं? बाल्टिक देश। आगे चलते हैं। इसके बाद में हमें एक और ग्रुप नजर आता है जिसे बोला जाता है बेनेलक्स। क्या बोलते हैं? बेनेलक्स। तो देखो, बेनेलक्स के अंदर आपको ये एक ग्रुप दिख रहा है। ये जो ग्रुप है, इसी ग्रुप को आप किसके नाम से जानोगे? बेनेलक्स। देखो आप, ये जो ग्रुप हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसी ग्रुप को आप किसके नाम से जानोगे? बेनेलक्स। और बेनेलक्स के अंदर आप देख पा रहे हैं कितने देश नजर आ रहे हैं आपको? 3 देश। देखो, ये जो ग्रुप है हमारे पास, इसे ही क्या बोलोगे आप? बेनेलक्स। इसके अंदर 3 देश हैं जिसमें आप देख रहे हैं, एक तो आता है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इन तीनों देशों का जो ग्रुप है इसे क्या कहा गया है? बेनेलक्स। तो ये है बेनेलक्स, ठीक है, जिसके अंदर 3 देश हैं। 3 कौन कौन से? एक तो है नीदरलैंड, एक है बेल्जियम, बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम, और बेल्जियम के बाद में है लग्जमबर्ग। दोस्तों, इन तीनों देशों को या इस बेनेलक्स देशों को निम्न भूमि देश भी कहा जाता है। निम्न भूमि देश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो तीनों देशों का क्षेत्र है ये समुद्र तल से भी नीचा है। समुद्र तल से नीचे होने के कारण इन देशों को निम्नभूमि देश भी कहा जाता है। अब समुद्र तल से नीचे होने के कारण सागर का पानी इन देशों में आ जाता है, इसलिए ये सागर को पानी को रोकने के लिए एक दीवार का निर्माण करते हैं और दीवार का निर्माण करके सागर के पानी को रोक लेते हैं। तो ये सागरीय जल को आने से रोकने के लिए, सागरीय जल को रोकने के लिए जो दीवार बनाते हैं, दीवार को पोल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल्डर कहा जाता है। इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। तो बेनेलक्स देशों को क्या कहा जाता है? निम्नभूमि देश भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे देशों में साथियों आपको एक और ग्रुप नजर आता है, आप यहां पर देख पाएंगे। देखो आप,
बेनेलक्स, और बेनेलक्स के बाद में हम बात करेंगे जिसे आप बोलते हो ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, देखो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आपको 3 देश नजर आ रहे हैं। इन 3 देशों के बारे में बात करें तो ये जो आइलैंड आपको दिख रहा है इसी को कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इस ग्रेट ब्रिटेन पर आपको 3 देश दिखते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, और इस ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश हैं? 3 देश। 3 कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक है, इधर आपको ये एक देश दिखता है, इसी देश को कहा गया है आयरलैंड। क्या कहा गया है इसको? आयरलैंड। अब देखो, तो ग्रेट ब्रिटेन के रूप में आपको कितने देश नजर आ रहे हैं? 3। कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। अब इस ग्रेट ब्रिटेन वाले ग्रुप में अगर इस आयरलैंड के उत्तरी भाग को मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए? आयरलैंड के उत्तरी भाग को इस ग्रुप में मिला दिया जाए तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ आयरलैंड का उत्तरी भाग मिलते ही इसे कहा जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। कौन सा? यूनाइटेड किंगडम। और फिर आप यहाँ पर ये जो देश देख रहे हैं इस प्रायद्वीप पर, ये भी अपने आप में एक प्रायद्वीप है जिसे हम बाल्कन प्रायद्वीप बोलते हैं। और इस बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित जो देशों का ग्रुप है उन्हें बोला जाता है बाल्कन देश। तो बात करते हैं बाल्कन देशों के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। उससे पहले हमने यहाँ पर एक और ग्रुप के बारे में बात की थी जिसे कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में आपको 3 देश मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो है इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद में है वेल्स, और वेल्स के बाद में है स्कॉटलैंड। ठीक है, तो इस तरीके से इन 3 देशों को मिलाकर एक ग्रुप बनता है जिसे कहा गया है ग्रेट ब्रिटेन। एक है इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप यूके के नाम से जानोगे। और इस देश के अंदर, इस ग्रुप के अंदर एक तो आता है क्या? ग्रेट ब्रिटेन, अर्थात ये तीनों देश, साथ में ही आयरलैंड का उत्तरी भाग, आयरलैंड का उत्तरी भाग। ठीक है, इसके बाद में हमने ऐसा ही एक और ग्रुप देखा है जिसे आप बोलते हो बाल्कन देश। और बाल्कन देशों में हमें कौन कौन से मिल जाते हैं? तो आपका आंसर होगा रोमानिया, बुल्गारिया, बुल्गारिया, ग्रीस। ठीक है, इसके बाद में ओसोवो, कौन सा? ओसोवा। ओसोवा के बाद में अल्जीरिया, माफ करें अल्जीरिया अफ्रीका में है, सॉरी। इसके बाद में आप यहाँ पर देख पाएंगे मोंटेनिग्रो, मोंटेनिग्रो, तुर्की का इस्तांबुल, इस्तांबुल। ठीक है, और इस्तांबुल किसका है? ये तुर्की का। साथ में ही स्लोवीनिया, स्लोवीनिया, मोंटेनिग्रो, मोंटेनिग्रो। ठीक है, इसके बाद में है तो कुछ ये देश हैं, इन देशों को मिलकर आपको इन देशों के संगठन को क्या कहा जाता है? बाल्कन देश। तो ये थे साथियों यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप की अवस्थिति, यूरोप महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती है, इन सारे पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चाएं की है। हम यहाँ पर एक चीज़ के बारे में और बात कर सकते हैं। देखो,
यूरोप महाद्वीप से गुजरने वाले जो महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर हैं उनमें हमने एक तो देखा था 0 डिग्री देशांतर, जो कि 0 डिग्री देशांतर के बारे में आप बात करें तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। देखो इस तरीके से ये जो लाइन आपके सामने गुजरते हुए दिखाई दे रही है, इसी लाइन को तो आप बोलोगे क्या, ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर। क्या बोलेंगे इसे, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, ये है हमारे पास ग्रीनविच रेखा। साथ में ही आप एक और रेखा के बारे में बात कर सकते हैं, ये है हमारे पास, ध्यान रखेंगे इस तरीके से ये जो गुजर रही है इसे कहा जाता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, या इसे ही बोलोगे आप आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त। और ये जो आर्कटिक वृत्त है ये आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, तो आइसलैंड के उत्तरी भाग को टच करके निकलता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस से होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों यूरोप महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के देश। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम बहुत ही जल्द इवनिंग टाइम पर लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम इन्हीं महाद्वीप और महासागरों से लेकर जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों की एक श्रृंखला इवनिंग टाइम पर हम लाइव के साथ चलेंगे। धन्यवाद।